हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद थायराइड पार्ट 2। सॉरी, काउंसलिंग के चक्कर में काफ़ी डिले हो गया है ये पार्ट। बट आज हम सब सेकंड पार्ट में सब कुछ कवर कर लेंगे थायराइड के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद फार्माकोलॉजी। In pharmacology, we will be discussing about thyroid hormones. There are three types of thyroid hormone, that is T3, T4, and Leothrix. Then Leothrix is a combination of T3 and T4, and now we will talk about indications. Indications of thyroid hormones are like myxedema coma, where IV T3 is given. IV T3 is very important in myxedema coma. Then hypothyroidism, either it's primary, secondary, or congenital, and thyroid cancer, where TSH suppression is needed. We also give thyroid hormones in there. एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसमें एट्रियल फिब्रिलेशंस, ट्रेमर्स, ऑस्टियोपोरोसिस अगर लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जस्ट लाइक पेंटोपैराजोल्स। एंड हीट इंटॉलरेंस इज ऑल्सो ए एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस। नाउ ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करते हैं तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन कौन कौन कराता है? आयरन, कैल्शियम, टी एंड आयरन, कैल्शियम, टी एंड एसिड्स डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, इसीलिए इसे खाली पेट लेते हैं। देन इंक्रीज इफेक्ट करता है वारफेरिन, लाइक ब्लड थिनर्स पे अगर पेशेंट हो तो उसमें इंक्रीज इफेक्ट हो जाता है। डिक्रीज इफेक्ट होता है रिफेम्पेसिन एंड फेनाटोइन से। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है अनट्रीटेड एड्रेनल इंसफिशियंसी में। अगर पेशेंट को थायराइड हार्मोन देना है तो हमें पहले उसके एड्रेनल इंसफिशियंसी को ट्रीट करना पड़ेगा, देन देना पड़ेगा। अगर कोई भी फीमेल थायराइड हार्मोन पे है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो हमें उसकी डोज इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो TSH होता है वो हाई हो जाता है उसकी वजह से, बीटा HCG की वजह से, और हमारा थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है वो हाई हो जाएगा तो ज़्यादा T4 को बाइंड कर लेगा, तो कम अवेलेबल होगा। ओवरऑल कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है लेकिन फ्री T4 की लेवल बहुत कम हो जाती है। नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म में हमें विद इन 2 वीक्स के अंदर स्टार्ट करना होता है, क्योंकि हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि ये मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है। देन सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में T4 नॉर्मल रहेगा एंड TSH बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो T4 जो होता है मेजर हार्मोन सिक्रेटरी फॉर्म होता है, ये लेस पोटेंट होता है, स्लो ऑनसेट होता है एंड 7 डेज तक इसका हाफ लाइफ होता है, और ये कन्वर्ट होता है T3 में। इसके अपोजिट में हमारा T3 काम करता है। अब बात करते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स की। एंटी थायराइड ड्रग्स में सबसे पहले हमारा आता है TPO इनहिबिटर्स, थायराइड पेरोक्सीडेज इनहिबिटर। तो TPO इनहिबिटर्स में हमें पता है मेथिमेजुल एंड PTU। मेथिमेजुल के बारे में स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है प्रेगनेंसी में, लेकिन यहीं पे आप प्रोपाइल थायरोरेसिल की बात करेंगे तो वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है पी से प्रोपाइल थायरोरेसिल, पी से पहला महीना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में PTU इज द इंडिकेशन। PTU पी से ही हम एक और चीज याद रखेंगे, ये पेरिफेरल कन्वर्जन को भी इनिबिट करता है। तो पी से PTU, पी से पहला ट्राइमेस्टर, पी से पेरिफेरल कन्वर्जन को भी इनिबिट करेगा। अब पेरिफेरल कन्वर्जन को इनिबिट करता है तो थायराइड स्टोम में भी यूज कर सकते हैं। एंड PTU इज हिपेटोटॉक्सिक, इसलिए हम इसको सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज नहीं करते हैं। बोथ मेथिमेजुल एंड PTU कैन कोज एग्रेनुलोसाइटोसिस। इसी के साथ में पता होना चाहिए कि मेथिमेजुल क्यूटिस एप्लेजिया भी कराता है। अब कौन कौन से ड्रग्स हमारे एग्रेनुलोसाइटोसिस कराते हैं? इसमें आता है हमारा ड्रग्स कैन कोज प्रीटी मैसिव ग्रेनुलोसाइट्स टू कोलैप्स, डी से डेप्सोन। डेप्सोन में आ जाएगा हमारा सल्फर कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, हमें पता है। कार्बामाजेपिन में एप्लास्टिक एनीमिया एंड एग्रेनुलोसाइटोसिस हमारे दोनों फीचर्स होते हैं। क्लोजापिन हमारी क्या होती है? एंटी साइकोटिक ड्रग्स में आते हैं क्लोजापिन। एंड देन PTU एंड मेथिमेजुल हमें पता होना चाहिए। देन ग्रेनुलोसाइट्स से गैंसीसाइक्लोविर, जो कि CMV रेटिनाइटिस में यूज करते हैं, अलॉन्ग विद फोस्कारनेट अगर गैंसीसाइक्लोविर से रेजिस्टेंट है तो। टाइक्लोपिडिन का पता होना चाहिए, हमारी क्लोपिडोग्रिल क्लास की होती है, P2Y12 इनिबिटर्स। एंड कोल्चिसिन हमारा वेरी सीवियर डायरिया कराता है। अब आता है सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट इनिबिटर्स, जिसमें थायोसाइनेट, परक्लोरेट एंड NITRATE नाइट्रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रेट्स जो सबलिंगुअल नाइट्रेट्स और ये सब खाते हैं, ये भी हमारे एंटी थायराइड ड्रग्स की तरह काम करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए नाइट्रेट्स पे इतना फोकस करा गया है। नाउ हार्मोन रिलीज इनिबिटर्स की बात करते हैं तो इसमें आता है आयोडीन हमारा सोडियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, वोल्फ-चैकोफ इफेक्ट। देन प्री ऑप में ये ब्लड सप्लाई को डिक्रीज कर देते हैं, इसीलिए हम इनको प्री ऑप में देते हैं ताकि सर्जरी के टाइम पे हमारा ब्लड कम लॉस हो। थायराइड डिस्ट्रॉयर में आयोडीन 131 पता ही है, परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म कराएगा, और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में हमारा। देन थायराइड स्टोम के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बात करेंगे तो सबसे पहले प्रोपेनोलोल आएगी, क्योंकि टैकीकार्डिया कंट्रोल करना है, बाद में देखते रहना। बट एंटी थायराइड ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाएगा तो इसमें तो आएगा हमारा प्रोपाइल थायरोरेसिल। ग्लूकोकोर्टिकोइड भी यूज करते हैं जो कि TSH रिलीज को इनिबिट करते हैं, 5-डिहाइड्रोजिनेज को भी इनिबिट करते हैं, जो पेरिफेरल कन्वर्जन कराता है T4 to T3 को।
इसी के साथ में हमारी ये हो गया। अब हम आते हैं पैथोलॉजी पे। पैथोलॉजी में हमारे आते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जिसमें 3 कंडीशंस होते हैं, हाशिमोटो, डी क्वेरविन एंड रीडर्स। तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाइपोथायरॉयडिज्म इन आयोडीन सफिशिएंट एरिया। इसके ऑटो इम्यून कंडीशंस होते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी में कौन कौन से एंटीबॉडीज होते हैं? एंटी टीपीओ, एंटी टीजी एंड एंटी थायरोग्लोबिन एंड एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी। आप मुझे बताएंगे एंटी एंडोथेलियल एंड एंटी माइटोकॉन्ड्रियल कहाँ पे होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पेनलेस गोइटर का रीजन होता है। हिस्टोपैथोलॉजी पे आपको लिम्फोइड फॉलिकल विद जर्मिनल सेंटर्स देखने को मिलते हैं एंड हार्टल सेल्स, जिन्हें ऑक्सीफिलिक सेल भी बोलते हैं क्योंकि इनमें हाई माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये ऑक्सीजन लविंग सेल्स होती हैं। इसमें रिस्क होता है हमारा पीटीसी एंड माल्ट लिम्फोमा का। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का जो पार्ट होता है हमारा माल्ट मेम्ब्रेन मार्जिनल एसोसिएटेड लिम्फोइड, तो ये लिम्फोमा होता है। फिर डिक्वेरविन की बात करते हैं तो हम पेनफुल एंड पोस्ट वायरल एंड हाई ईएसआर। पेनफुल होता है, पोस्ट वायरल होता है। इनिशियली हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, सब फॉलिकल्स ब्रस्ट कर जाएंगे, सारा जितना स्टोर्ड है वो सब रिलीज हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। देन कुछ नया सिंथेसिस नहीं हो रहा तो हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आप हिस्टोपैथोलॉजिकली देखोगे तो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है। जॉइंट सेल्स, जॉइंट सेल कौन से होते हैं? फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल्स होते हैं। रीडल्स थायरोइडाइटिस की बात करते हैं तो इसमें रॉक हार्ड फील आती है। फाइब्रोसिस जो होता है वो बियॉन्ड कैप्सूल चला जाता है, तो हमें कैंसर के साथ में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ये होता है हमारे रीडल्स थायरोइडाइटिस में। वेरी हार्ड, रॉक हार्ड फील होते हैं। हाइपरथायरॉयड कंडीशंस की बात करें तो ये 5 कंडीशंस होती हैं हमारी हाइपरथायरॉयड कंडीशन में, जिसमें ग्रेव्स डिजीज सबसे पहले, देन टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर होता है, टॉक्सिक एडिनोमा हमारा एक रीजन होता है, कार्सिनोमास का आपको सबको पता है, देन थायरोइडाइटिस एंड एंड में हमारा जो आ जाएगा एक्सेसिव आयोडीन इंटेक। एक्सेसिव आयोडीन इंटेक्स में हमारा क्या हो जाएगा? जोड बेस्ड इफेक्ट। अब आते हैं सबसे पहले ग्रेव डिजीज की बात करते हैं। ग्रेव डिजीज जो होता है वो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। यहाँ पे एंटीबॉडीज जो होते हैं वो हमारी 2 एंटीबॉडीज होती हैं। थायरोट्रोपिन रिसेप्टर एंटीबॉडी हो सकती है, या फिर एक एंटीबॉडी और होती है जो थायरॉयड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी होती है। ये 2 होती हैं। तो थायरोट्रोपिन रिसेप्टर एंटीबॉडी जो होते हैं वो भी हमारे थायराइड के ऊपर ही एक्ट करते हैं। देन सिम्टम्स की बात करें तो डिफ्यूज गोइटर होता है इसके अंदर। एक्सोप्थाल्मो जो आईज का प्रोपोटोसिस होता है वो एक्सियल होता है, जबकि नॉन एक्सियल जो होता है वो न्यूरोब्लास्टोमा में होता है। NANB, नॉन एक्सियल न्यूरोब्लास्टोमा। देन ये प्रोपोटोसिस के बारे में हो गया। उसके बाद में हमारा अगला सिम्टम की बात करें तो प्रीटिबियल मिक्सेडिमा। गैग्स के अगेंस्ट भी ये एंटीबॉडीज आती हैं और वहां पे स्टोर हो जाती हैं, वहां पे वाटर का वो करा लेते हैं, एक्यूमुलेशन करा लेती हैं। तो प्रीटिबियल मिक्सेडिमा भी हमें देखने को मिलता है। एक्रोपैची जो हमारी डिजिट्स होती हैं उनकी स्वेलिंग एंड पेरियोस्टाइटिस भी हमें देखने को मिलता है। अब इसके साइंस की बात करें तो इसमें नो स्पेक्स एक ट्रिक है। तो एन से सबसे स्टेजिंग की ट्रिक है ये। एन से सबसे पहले कोई साइन नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है। ओ से आ जाएगा ओनली साइन। ओनली साइन में स्टेलवैग साइन। स्टेलवैग मतलब स्टेरिंग, आप घूर रहे हो किसी को। कौन घूर रहा है? निक घूर रहा है, तो आपको ऐसे याद रखना है निक घूर रहा है, स्टेलवैग। जो फ्री, जो भी फ्री हो, जिसको टेंशन नहीं हो, तो निक को कोई टेंशन नहीं है तो उसके सिर में कोई क्रीज नहीं है। अब क्या हुआ? जेल निक, जला हुआ निक। निक को धीमी आंच पे भून दिया आपने तो निक काला हो गया, हाइपर पिगमेंटेशन। देन हर्ट हो गए। हर्ट हो गए किसके गए? निक के चले गए। क्या चले गए? उसके आईब्रोज चले गए, जो कि थैलियम एंड लेप्रेसी दोनों कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। अब वोन गिराफे साइन जो होता है, वोन जिराफे जो होता है वो जिराफ की गर्दन बहुत ऊंची होती है, वो नीचे करने में लैग होगा, उसको ज्यादा जल्दी से गर्दन नीचे नहीं कर पाएगा। तो इसमें लीड लैग को याद रखना आपको। एंड डेल रैम्पले इज रिट्रैक्टेड। मोबियस साइन होता है। मोबियस साइन में कांट कन्वर्ज, वो कन्वर्ज नहीं कर पाता अपने प्यूपिल्स को। और मोबियस सिंड्रोम जो होता है उसमें 6th एंड 7th क्रेनियल नर्व की पल्सी होती है, जो कि मीजोप्रोस्ट से होती है। अब आते हैं हम सॉफ्ट टिश्यू की बात करते हैं। तो सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट एस से हो गया हमारा सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट, जिसमें हमारे गैग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। पी से प्रोपोटोसिस हो गया हमारा। ई से एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, जिसमें आई एम स्लो। तो पहले रेक्टस आती हैं, उसके बाद ओब्लिक्स आती हैं। तो इंफीरियर रेक्टस, मीडियल, देन सुपीरियर एंड लेटरल, उसके बाद में ओब्लिक्स। सी से हमारा कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद एंड स्टेज में हमारा साइट लॉस हो जाएगा। ये हो गया हमारे पैथोलॉजी में हाइपर थायराइड कंडीशंस में। तो अब ग्रोस अपेयरेंस कैसा होता है हमारा ग्रेव्स डिजीज का? ग्रेव्स डिजीज का ग्रोस अपेयरेंस जो होता है वो बीफी एंड मीट लाइक अपेयरेंस होता है। तो इसको हिस्टोपैथोलॉजिकली देखोगे तो स्कैलोपिंग ऑफ कोलॉइड मिलती है एंड टॉल कोलमनर सेल्स मिलते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात आती है ग्रेव्स डिजीज में। ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं? रेडियो आयोडीन एब्लेशन, जो कि मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है। आयोडीन 131 इज यूज्ड फॉर रेडियो आयोडीन एब्लेशन, बट आयोडीन 123 इज यूज्ड फॉर सिंटीग्राफी। ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ कहाँ होता है? आपको प्रेगनेंसी में आयोडीन 131 नहीं देना है, एंड क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और सीवियर आई डिजीज में क्योंकि ये इनिशियली हाइपरथायरॉयड कंडीशन जनरेट करेगा, तो आई डिजीज और ज्यादा सीवियर हो जाएगी। एंटी थायरॉयड ड्रग्स पीटीयू, मेथिमेजोल, कार्बिमेजोल आपको पता ही है। देन सर्जरी में नियर टोटल एंड टोटल थायरॉयडेक्टोमी आप कर सकते हैं। अब आते हैं पेशेंट
की बात जो हम अप्रोच बनाएंगे एग्जाम में कैसे करना है, कोई पेशेंट और बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर यंग पेशेंट है और उसमें माइल्ड डिजीज है तो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या चूज करना होगा आपको, एंटी थायराइड ड्रग्स एटीडी। लेकिन रिकरेंस हो गया, रिलैप्स हो गया आफ्टर एंटी थायराइड ड्रग्स, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर आपको ट्रीटमेंट में रेडियो आयोडीन एब्लेशन करना पड़ेगा। अब लार्ज गोइटर है, बहुत बड़ा गोइटर है, तो इसके अंदर आपको सर्जरी करनी पड़ेगी और सर्जरी से पहले हम प्री ऑप प्रिपरेशन करते हैं जिसके अंदर एंटी थायराइड ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर्स और आयोडीन ये सब आपको देनी होती हैं ताकि ब्लीड कम करे पेशेंट एंड उसकी थायराइड कंडीशंस भी नॉर्मल हो जाए। सेम अगर प्रेगनेंसी में है तो उसमें प्रेगनेंसी में कोई भी सर्जरी करते हैं वो मोस्टली सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं, तो उसमें भी हम सर्जरी ही करेंगे और सीवियर आई डिजीज है तब भी सर्जरी ही करनी है। तो ये आपको चॉइसेस फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। टॉक्सिक एडेनोमा और ग्रेव्स का डिफरेंस कर लेते हैं अभी। टॉक्सिक एडेनोमा में जो होता है हमारी नोड सिंगल नोडुल होता है, ग्रेव्स में डिफ्यूज होता है, तो ये पता होना चाहिए। उसके साथ में आई साइंस जो होते हैं वो टॉक्सिक एडेनोमा में नहीं होते हैं लेकिन ग्रेव्स में हमारे आई साइंस प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर आप सिंटिग्राफी की बात करेंगे तो टॉक्सिक एडेनोमा में हमारा सिंगल हॉट नोडुल मिलेगा, जबकि हमारे ग्रेव्स में क्या होता है हमारा एंग्री थायराइड दिखेगा, डिफ्यूज अपटेक ऑफ आयोडीन होता है और एंटीबॉडीज टॉक्सिक एडेनोमा में नहीं होते हैं, ग्रेव्स में होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब कैंसर्स की बात करते हैं एक बार कुछ टाइम के लिए। तो कैंसर्स में हमारी कौन कौन सी सेल से क्या क्या अराइज होता है, फोलिकुलर सेल से हमारा अराइज होता है पीटीसी, एफटीसी एंड हर्टल सेल कार्सिनोमा। देन अगर हम बात करें पैराफोलिकुलर सेल्स की, पैराफोलिकुलर सी सेल से हमारा मेडुलरी थायराइड कैंसर। एंड में आता है हमारा अनडिफरेंशिएटेड, जो कि अनडिफरेंशिएटेड होता है हमारा एनाप्लास्टिक, जो पीटीसी और एफटीसी के फर्दर म्यूटेशन से होता है। और अदर्स में जो हमारे ब्लड से माइग्रेट होकर यहाँ पे आते हैं या फिर कोई कंडीशन से अराइज होते हैं जैसे लिम्फोमा एंड मेटास्टेसिस, ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले पीटीसी, एफटीसी और एमटीसी का डिफरेंस हम कर लेंगे। तो पेपिलरी थायराइड कैंसर जो होता है ये मोस्ट कॉमन कैंसर होता है अडल्ट्स में, यंग अडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, इसका आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रीवियस रेडिएशन का एक्सपोजर होना चाहिए, जो कि अभी एटम बम पता नहीं वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं होगा, बट अगर होता है तो ये काफ़ी मेन फैक्टर बनेगा पेपिलरी थायराइड कैंसर के लिए। जीन्स आपको पता होना चाहिए, पीटीसी जरूर ऐड होगा, अगर रेट अकेला दे रखा है तो वो एमटीसी जाएगा, बट रेट पीटीसी होना जरूरी है। तो रेड पीटीसी हो गया एंड बीराफ V600E। अब ऑर्फन आई न्यूक्लियाई की बात करते हैं, इसमें देखने को मिलते हैं देन न्यूक्लियर ग्रूव्स देखने को मिलते हैं, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज मिलती हैं और इसके साथ में समूह बॉडीज मिलते हैं। जब आप न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज पढ़ो या साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी तो आपको पीटीसी वापस याद आना चाहिए। लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, लिम्फेटिक स्प्रेड ये पहले सेंट्रल लिम्फ नोड्स में जाता है, डेल्फियन लिम्फ नोड, नेक नोड नंबर 6 जिसे कहते हैं। देन थायरोग्लोबुलिन जो होता है वो फॉलोअप के लिए यूज करते हैं। एफटीसी की जब भी बात आती है तो एडिनोमा एंड कार्सिनोमा में डिफरेंशिएट करते हैं। कैप्सूल का इन्वेजन अगर है तो कैंसर है, वेसल्स का अगर इन्वेजन है तो कैंसर है, वरना एडिनोमा है। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम एफएनएसी पे, इसीलिए हम इसको हिस्टोपैथोलॉजिकली डायग्नोस करने की ट्राई करते हैं। हमेशा एफएनएसी के बाद में हिस्टोपैथोलॉजी जरूर करनी पड़ती है, एचपीई। एफटीसी के अगर हम जीन्स की बात करेंगे तो इसके जीन्स में हमारा आएगा क्या, रास मेन वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद में हमारा आता है पैक्स8 PPAR गामा। तो PPAR गामा के बारे में आपको पता होना चाहिए, ड्रग्स कौन सी है हमारी, ग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, रोजीग्लिटाजोन, ये PPAR गामा एक्टिवेटर्स होती हैं। ऐसे आपको लिंक करके पढ़ना है हमेशा। फिर माइक्रो एंड नॉर्मो फोलिकल्स होते हैं फिल्ड विद कोलोइड कैप्सुलर इन्वेजन, ये आपको हिस्टोपैथोलॉजिकली देखने को मिलेंगे। इसका स्प्रेड हिमेटोजिनस स्प्रेड होता है, ये बोन और लंग्स में जाता है। हार्टल सेल कैंसर जो हमने पढ़ा था वो इसी का वेरिएंट होता है, फोलिकुलर का वेरिएंट है हार्टल सेल, जो कि इस्नोफिलिक ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है एंड इट इज मोर एग्रेसिव एंड लेस रिस्पॉन्स टू रेडियो आयोडीन एब्लेशन। फिर आता है हमारा एमटीसी, एमटीसी में आता है हमारा कैल्सिटोनिन, जो कि ट्यूमर मार्कर होता है क्योंकि सी सेल्स जो होती हैं वो हमारी कैल्सिटोनिन ही सिक्रेट करती हैं। CEA कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, अगर इसके जीन्स की बात करेंगे हम तो इसमें आ जाएगा हमारा रैट म्यूटेशन और मैन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है, मैन 2A, मैन 2B एंड फैमिलियल एमटीसी। इसमें हिस्टोपैथोलॉजी के लिए अमाइलॉइड स्ट्रोमा मिलता है, आपको बाकी के फीचर्स दे देगा अमाइलॉइड के, जैसे रीनो, पहले रीनोमिगैली था, बाद में रीनल टिश्यू जो होता है वो श्रिंक कर गया। एसोसिएटेड होता है फियोक्रोमोसाइटोमा से, रूल आउट करना होगा आपको फियोक्रोमोसाइटोमा बिफोर एनी सर्जरी। सर्जरी में हमेशा इसके टोटल थायरोइडेक्टमी उसके साथ में एक एक्स्ट्रा सर्जरी ऐड होती है, चाहे सेंट्रल नेक डिसेक्शन हो चाहे रेडिकल नेक डिसेक्शन हो। तो रेडियो आयोडीन एब्लेशन में डोंट वर्क विद
एमटीसी, क्योंकि यहाँ पे ये सी सेल्स जो होते हैं वो आयोडीन का अपटेक नहीं करते हैं। अब बीराफ की बात कर लेते हैं, तो बीराफ V600E जो होता है वो मैप काइनेज पाथवे से एक्ट करता है। यहाँ पे पीटीसी, हेरी सेल ल्यूकेमिया एंड LCH मेलानोमा, पेपिलरी क्रेनियोफारेंजियोमा एंड जैंथोएस्ट्रोसाइटोमा, इनके साथ में हमारा ये काम करता है। अभी ये इसके बाद में हमारा जो आता है मैप काइनेज हो गया, और इसके जो अगेंस्ट में हमारे ड्रग्स काम करते हैं वो होते हैं हमारी वेमुराफेनिब, डेब्राफेनिब एंड एनक्यूराफेनिब। ये हमारी ड्रग्स हैं, एक्स्ट्रा में इसके साथ में काम करेंगी। उसके अलावा हमारे जो समूमा बॉडीज जो होते हैं उसमें आता है हमारा पीटीसी, प्रोलैक्टिनोमा, सीरस सिस्टेडिनोमा ऑफ ओवेरी एंड मेनिंजियोमा एंड मिजोथेलियोमा। ये हमारी समूमा बॉडीज जहां जहां देखने को मिलती हैं। आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि एमटीसी के अंदर 2A1 एंड 2B5, तो 2A अगर है तो 1 ईयर के ऊपर हमें सर्जरी करनी है, एंड 2B है तो हमें 5 ईयर्स के ऊपर सर्जरी करनी है। और इसी के साथ में हम बढ़ते हैं फिर इसके ऊपर एनाप्लास्टिक कैंसर के ऊपर। तो एनाप्लास्टिक कैंसर की बात करते हैं, तो एनाप्लास्टिक में क्या होता है, ये एल्डरली में मिलता है एंड वेरी एग्रेसिव होता है, बहुत ही जल्दी ग्रोथ होती है, लाइक 2-3 मंथ्स के अंदर ही पूरी नेक में स्प्रेड कर जाता है। हाईली प्लियोमॉर्फिक जाइंट सेल्स मिलती हैं आपको हिस्टोपैथोलॉजी पे, एंड नेक्रोसिस एंड हेमरेजिस का आपको मेंशन होगा क्वेश्चंस में। जीन्स की बात करें तो इसमें डबल म्यूटेशंस होती हैं, TP53 भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, पैपिलरी और फोलिकुलर कैंसर होते हैं, जो कि हमारे नॉर्मल फोलिकल सेल, उसमें हमारा डी डिफ्रेंशिएशन होगा, पैपिलरी फोलिकुलर बनेगा, उसके बाद में फिर से डी डिफ्रेंशिएशन होगा तो एनाप्लास्टिक बनेगा। पैपिलरी से डी डिफ्रेंशिएशन जब होता है हमारा बीराफ और रास आ गया, जिससे पैपिलरी और फोलिकुलर बन गए, फिर उसमें TP53 एंड टर्ट का म्यूटेशन हो गया तो एनाप्लास्टिक बन गया। इसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है, ट्रीटमेंट में आप सिर्फ पैलिएटिव केयर दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। सर्जरी कर दो, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, बट पैलिएटिव केयर इज द मेन स्टे। लिम्फोमा की बात करें तो ये हमारा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होते हैं, जो हमने हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस के साथ में पढ़ा था। एल्डरली फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। बी सेल होता है, बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, इसमें हमें देखने को मिलते हैं लाइक माल्टोमास। ट्रीटमेंट में कीमो एंड रेडिएशन होता है, इसके अंदर आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं। थायराइड की सर्जरीज की बात करेंगे अभी। पहले एक बार USG पे हमें टायराइड्स का स्कोर होता है, FNAC पे हम बेथेस्डा क्लासिफिकेशन करते हैं। थायराइड की सर्जरीज में आता है हमारा हेमी एंड टोटल एंड सब टोटल एंड नियर टोटल। हेमी टोटल अभी करते हैं, सब टोटल एंड नियर टोटल्स जो होते हैं वो रेयर होती हैं, अब ऑब्सोलीट हो चुकी हैं क्योंकि कोई फायदा नहीं है। अगर PTC और FTC है तो FTC इन्वॉल्व कर रहे हैं सिर्फ थायराइड को, तो हेमी या टोटल थायराइडोक्टोमी करते हैं। अगर सेंट्रल नेक को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो CND, और एक्स्ट्रा नोड्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो RND, रेडिकल नेक डिसेक्शन। लेकिन MTC में एक स्टेप हमेशा अहेड रहना है, थायराइड को इन्वॉल्व कर रहा है तो थायराइड के पास में CND। अगर नेक नोड इन्वॉल्व हो गया सेंट्रल वाली तो उसके साथ में रेडिकल नेक डिसेक्शन भी करना है हमें। प्रोग्नोसिस कोर्स जो होते हैं वो हमारे एजेस, एमिज एंड मेसिस होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मेसिस होता है उसके अंदर C से हमारे कंप्लीटनेस ऑफ सर्जरी होता है, जो पोस्ट ऑफ का होता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो आपको पता है कि पैराथायरॉइड का अगर आपने क्या करा, क्यों होता है पैराथायरॉइड का ब्लड सप्लाई रुकेगी। इंफीरियर थायराइड आर्टरी, अगर इंफीरियर थायराइड आर्टरी को आपने ग्लैंड से थोड़ा सा ज्यादा दूर लाइगेट कर दिया तो PTH की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, कैल्शियम गिर जाएगा, और चोस्टॉक साइंस हमें देखने को मिलेंगे 48 to 72 आवर्स आफ्टर द सर्जरी। RLN नर्व की इंजरी बैड ट्रायंगल में होती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड RLN नर्व, ये हमारी ट्रायंगल बनाते हैं। इसकी क्लस्टर सैंपलिंग का पता होना चाहिए आपको, एंड PSM में हमने पढ़ा है कि क्लस्टर सैंपलिंग में हमें 13 to 7 का वो रहता है। इम्यूनाइजेशन वाले में जब हमें इम्यूनाइजेशन कैलकुलेट करना होता है तो सेम वैसा ही रहता है। तो आपको बेथेस्डा में पता चल गया कि 6 ग्रुप होने चाहिए, हर एक में 10 सेल होनी चाहिए, और क्लस्टर सैंपलिंग में हमें 13 to 7 का हमने याद करा था। अब है मल्टीनोडुलर गोइटर। मल्टीनोडुलर गोइटर में क्या है, मल्टीनोडुलर गोइटर में हमें मल्टीपल नोडुल्स मिलती हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी हुई, TSH रेज हुआ, डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। यही साइकिल बार बार रिपीट करेगी, वो सेटल हो गया, फिर उसके बाद में फिर से आयोडीन डेफिशिएंसी हुई, TSH फिर से रेज हुआ। तो अलग अलग जगह पे कुछ कुछ टिश्यू वेरी हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगे एंड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा उनका। तो हाइपरप्लेजिया एंड इन्वोल्यूशन हो जाएगा, उसकी वजह से मल्टीपल नोड्स बन जाएंगे, तो ये मल्टीनोडुलर गोइटर फॉर्मेशन हो गया है। ऐसे होता है मल्टीनोडुलर गोइटर का फॉर्मेशन। अब इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक नॉन टॉक्सिक होता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है, एक टॉक्सिक होता है जिसे प्लम्बर्स डिजीज कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि
नॉन टॉक्सिक एंड टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर। क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो आपको मल्टीपल नोड्स, सेम जस्ट लाइक कोई भी हाइपरथायरॉइड वाली कंडीशंस, लेकिन आपको इसमें आपको नोड्स पाल्पेट करने पे फील होंगे अलग से। नेक स्वेलिंग, डिस्फेजिया, डिस्निया, हॉर्सनेस, ये सिम्टम्स हैं। साइंस में इरेगुलर सरफेस होगा, मूव करेगा डिग्लूटेशन के साथ में। प्री मैलिग्नेंट नहीं होता है, लेकिन इसके साथ में अगर आपको रैपिड ग्रोथ, हार्ड फिक्स नोड्यूल्स, सर्वाइकल लिम्फ नोड एंड वोकल कॉर्ड पाल से मिल रहा है तो आपको सस्पेक्ट करना है कि कोई को एग्जिस्टिंग मैलिग्नेंसी हो सकता है। ये खुद से प्री मैलिग्नेंट नहीं है, लेकिन कोई को एग्जिस्टिंग मैलिग्नेंसी इसमें हो सकती है, ये आपको सस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नोड्यूल्स को अप्रोच कैसे करनी है। थायराइड का नोड्यूल है, आपको टीएसएच मेजर करना है। अगर टीएसएच लो निकल गया तो इसका मतलब हाइपरथायरॉइड कंडीशन है। सिंटिग्राफी करोगे, हॉट निकल गया तो रेडियो आयोडीन एब्लेशन कर दो और सर्जरी कर दो। या फिर अगर हॉट नहीं निकला, आइसो निकला, तो ये सिमिलर जाएगा नॉर्मल की तरह। अगर टीएसएच नॉर्मल है या एलिवेटेड है तो इसका मतलब हाइपो कंडीशन है। अल्ट्रासाउंड करेंगे, एफएनए करेंगे, उसके बाद में अगर बेनाइन निकला तो ऑब्जर्व करना है। नॉन डायग्नोस्टिक है या तो रिपीट कर लो एफएनएसी या हिस्टोपैथोलॉजी कर लो। सस्पिशियस या मैलिग्नेंट है तो आपको सर्जिकली एक्सिजन करना होगा इन नोड्यूल्स का। तो ये हमारी अप्रोच हो गई कोई भी थायराइड नोड्यूल के लिए। अब इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं कि थायराइड के जो हमने लास्ट में डिस्कस करा था एडिनोमा के बारे में। तो थायराइड एडिनोमा की और मल्टीनोडुलर गोइटर एंड सर्जरीज की। सर्जरी की इंडिकेशंस अगर हम देखेंगे तो कंप्रेशन कॉस्मेटिक कैंसर, सीसीसी, कंप्रेशन कॉस्मेटिक कैंसर कंट्रोल्ड नहीं है, अनकंट्रोल्ड टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर एंड चला गया, कहाँ चला गया, रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन। तो ये सी से सब कुछ याद रख सकते हैं। इसमें क्या कौन सी सर्जरी करेंगे आप? सर्जरी करेंगे टोटल थायरॉइडेक्टोमी, क्योंकि रिकरेंस को आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा। टॉक्सिक एडिनोमा की बात करेंगे तो टॉक्सिक एडिनोमा में एक्टिवेटिंग म्यूटेशन होता है टीएसएच रिसेप्टर का, जीएस के अल्फा प्रोटीन का। आपको पता है कि जीएस के सब यूनिट्स अल्फा बीटा गामा होते हैं, इसमें अल्फा जो प्रोटीन होता है उसका म्यूटेशन होता है, एक्टिवेटिंग म्यूटेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। यूएसजी पे आपको क्या मिलेगा? सोलिटरी वेल डिफाइंड नोडल मिलेगा। एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन स्टडी करोगे तो आपको सिंगल हॉट नोडल मिलेगा, बाकी की ग्लैंड स्प्रेस्ड मिलेगी। तो ये आपको इसके टॉक्सिक एडिनोमा के इसमें मिलेगा। एफएनएसी करनी होगी, आपको रूल आउट करनी पड़ेगी मैलिग्नेंसी। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो पहले आपको बीटा ब्लॉकर्स एंड एंटी थायराइड ड्रग्स देके नॉर्मल करना पड़ेगा, और उसके बाद में टॉक्सिक एडिनोमा वाले पार्ट को आप एब्लेट भी कर सकते हो, सर्जरी भी कर सकते हो, वट एवर यू लाइक, हेमीथायरॉइडेक्टोमी उस पार्ट की। तो ये हमारा टॉक्सिक एडिनोमा हो गया। इसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं तो हम नर्व्स रिलेटेड टू थायराइड की बात करते हैं। अब नर्व्स रिलेटेड टू थायराइड में क्या आता है, हमें पता होना चाहिए कि वेगस नर्व आती है। वेगस नर्व हमारी ओलिव और इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल के बीच से राइज होती है, वो फिर ये जुगुलर फोरामेन से नीचे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हमारे सुपीरियर गैंग्लियन एंड इंफीरियर गैंग्लियन होता है। सुपीरियर गैंग्लियन से हमारी ब्रांचेस निकल जाती हैं, इंफीरियर गैंग्लियन से हमारी सुपीरियर लैरेंजियल नर्व निकलती है। इंफीरियर गैंग्लियन से सुपीरियर लैरेंजियल नर्व निकलेगी, उसी की ब्रांच होती है हमारी एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। बाकी की जो रह गया वेगस हमारी नीचे कंटिन्यू करेगी एंड ये रिकरेंट लैरेंजियल नर्व बनाएगी। हमें पता है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में, एक साइड में सबक्लेवियन राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में ये आओर्टा के बाहर से राउंड अप करके ऊपर आती है। तो ये हमें पता लग गया सुपीरियर लैरेंजियल नर्व, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व के बारे में। अब ये नर्व्स हमारी सप्लाई कहाँ कहाँ करती हैं इसका पता होना चाहिए। तो सप्लाई की बात करें तो सुपीरियर लैरेंजियल नर्व ने एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व दिया है। एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व जो होती है वो हमारी सिर्फ एक इंटरनल मसल इंटरनल है बट प्रेजेंट एक्सटर्नली होती है। कौन सी ब्रांच है हमारी, कौन सी मसल है? क्रिकोथायरॉइड। क्रिकोथायरॉइड मसल जो होती है वो हमारी एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व से सप्लाई होती है। बाकी की सारी हमारी मसल्स किससे सप्लाई होंगी? इंटरनल लैरेंजियल नर्व से। तो चार्ट में प्रेजेंट कर लेते हैं। एसएलएन हमारी ईएलएन दे दिया और इंटरनल लैरेंजियल नर्व दे दी। ईएलएन ने हमारी मसल को सप्लाई कर दिया और आईएलएन ने हमारी क्या कर दी? सेंसरी सप्लाई कर दी। सेंसरी सप्लाई अबव द ग्लोटिस, अबव द वोकल कॉर्ड्स। और बाकी की जो हमारी मसल्स बच गई वो सारी हमारी रिकरेंट लैरेंजियल नर्व से। क्रिकोथायरॉइड क्या करती है? हमारी टेंस करती है मसल्स को, तो रेज करती है पिच को हाई पिच में, जो फीमेल्स में हमारी पिच हाई होती है वो। इंटरनल लैरेंजियल नर्व का पता ही दिया कि वो थायरोहाइड मेम्ब्रेन को पियर्स करेगी अलोंग विद एसएलए सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी के साथ में। ओके, फिर सेंसेशन प्रोवाइड करेगी अबव द वोकल कॉर्ड। आरएलएन में हमारा क्या आ जाएगा? हमारा सारी मसल्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड एंड सेंसेशन बिलो द वोकल कॉर्ड। इसके साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिलेटरल रिकरेंट लैरेंजियल नर्व की इंजरी से वन साइड की कॉर्ड मिडल में रहेगी, लेकिन बायलेटरल हो गया तो उसके अंदर बोथ कॉर्ड मिडल में हो जाएंगी एंड अनेबल टू एक्सट्यूबेट। पेशेंट एक्सट्यूबेट हो ही नहीं पाएगा। आरएलएन जाने के बाद में सिर्फ ईएलएन बचती है, तो ईएलएन में क्रिकोथायरॉइड मसल उनको कोलैप्स करेगी, उनको अडक्ट करेगी, एबडक्ट नहीं अडक्ट करेगी।
एबडक्टर सिर्फ एक ही मसल होती है जो हमारी पोस्टीरियर क्रिकोएरेटिनोइड होती है, वो एबडक्टर होती है। वो चली गई तो एडक्शन हो जाएगा, पेशेंट स्ट्राइडर में लैंड अप करेगा। अब आते हैं हमारे लास्ट पेज पे, पीएसएम अबाउट थायराइड। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का पता होना चाहिए। पता कैसे लगेगा और चाहिए कितना? आरडी जो होता है वो हमारा अडल्ट में 150, प्रेग्नेंट में 250, लैक्टेटिंग में 280। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैक्टेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, 280 माइक्रोग्राम पर डे। इंडिकेटर कैसे पता लगेगा आपको? इंडिकेटर में हमारा यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन देखते हैं। 20 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम है तो सीवियर डेफिशिएंसी है। 20 से 50 है मॉडरेट, 50 से 100 है माइल्ड, एंड 100 से ऊपर है तो कोई आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं है उस पेशेंट में। और फिर आते हैं हमारी गोइटर की बात करते हैं। गोइटर का प्रेवलेंस देखते हैं हम, तो ये हम 6 से 12 साल की एज के बीच में देखते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। जैसे इम्यूनाइजेशन में हम 12 से 23 महीने के बच्चों के बीच में देख रहे हैं, सेम गोइटर 6 से 12 साल के बीच में देखना है। 5% से कम में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 से 20% में है तो माइल्ड प्रॉब्लम है, 20 से 30% के बीच में है तो मॉडरेट है, और अगर 30 से ज़्यादा है तो उस एरिया में सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टू ट्रीट एट द टाइम। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम जो हमारा चला था, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव था कि 100% आयोडीनाइज्ड सॉल्ट कंजप्शन होना चाहिए। तो प्रोडक्शन लेवल पे मोर देन 30 ppm होता है पार्ट पर मिलियन, और हाउस होल्ड लेवल पे जो हमारे पास पहुंचता है वो मोर देन 15 पार्ट पर मिलियन हमारे पास पहुंचना चाहिए। यूनिवर्सल साल्ट आयोडीनाइजेशन का कंसेप्ट आया था, तो पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्ट यूज करते हैं क्योंकि पोटेशियम आयोडीन O3 जो कि मोर स्टेबल होता है सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड से। नंबर 5 की बात करें तो फ्लोराइड एंड गोइट्रोजन्स, जिसमें कैबेज, कॉलीफ्लावर, मिलेट एंड कैसावा जो होते हैं वो हमारे थोड़े से फ्लोराइड को इसको वो करते हैं, हमारी जो आयोडीन है उसके अपटेक को इनहिबिट करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर हमने सारा थायराइड का सब कुछ कवर कर लिया है, एंड दैट्स इट गाइज। अगला टॉपिक हम जल्दी ही डिसाइड करेंगे एंड उसको पोस्ट करेंगे। So stay tuned guys, all the best.